हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज मैं भारतीय निर्वाचन प्रणाली के जो भी गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखा है और आपको 5 पॉइंट ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में और अलग पॉइंट जो 5 से आगे का पॉइंट है उसको बताऊँगा। उसमें भी दोस्तों 5 पॉइंट बताऊँगा। तो यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो उसका भारतीय निर्वाचन प्रणाली का गुण है वो वयस्क और सार्वभौमिक मताधिकार। अब वयस्क और सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। जो हमारा आर्टिकल 326 है उसके तहत यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए जो निर्वाचन होगा उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसे तिथि को जो कानून द्वारा निर्धारित की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराने का अधिकारी होगा, बशर्ते। अब इसमें अधिकारी होगा, उसके बाद ये कंडीशन क्या है कि चुनाव में वो मत देगा या नहीं देगा, इसके लिए कंडीशन है बशर्ते वह अनिवास, यानी कि कोर्ट कहता है ना किसी को, जैसे उसको निकासित कर देता है, जैसे कि आप नहीं रह सकते, कुछ ऐसा अगर ऐसे कार्य करोगे जो देशद्रोह के खिलाफ हो, कुछ ऐसा जिसमें सज़ा दिया हो कोर्ट की आप नहीं रह सकते, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इस स्थिति में आप नहीं दे सकते वोट। या पागलपन, या आप पागल हो, अपराधी, या आप अपराधी हो, भ्रष्टाचार करते हो, अथवा अवैध आचरण यानी किसी के साथ आप गलत व्यवहार करते हो, इस सारे स्थिति में आप अयोग्य घोषित किया जा सकता है या किया गया है। यानी कि कौन करेगा तो कोर्ट ही करेगा। अगर कोर्ट आपको इस आधार पे आपको कहीं पे भी ऐसा कह दिया कि वो पागल है, अपराधी है या भ्रष्ट अथवा कुछ, तो इस पे वो वोट नहीं दे सकता है। ऐसा स्थिति बन सकता है। यहाँ पे जाति, धर्म, संप्रदाय, वंश, लिंग और गरीबी अमीरी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। यानी कि भारत में जितने भी जाति, धर्म, संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या कोई भी हो, लेकिन वो खाली बस भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो वयस्क होने का हमारे संविधान में 18 वर्ष कर दिया गया है, तो 18 वर्ष को पार कर गया हो तो वो वोट दे सकता है। इसमें चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसे यही कहा गया कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो कोई देशों में दोस्तों ऐसा होता है, जैसे खाली पुरुषों को मत देने का अधिकार होता है और स्त्रियों को नहीं। लेकिन भारत में जो है शुरू से ही, जब से स्टार्ट हुआ, जब से हम लोग स्वतंत्र हुए तब से ही ये अधिकार दिया गया कि लड़कियां स्त्री को भी उतना ही अधिकार दिया जाएगा जितना पुरुष को मत देने का अधिकार है। गरीब हो, अमीर हो, कोई इससे मतलब ही नहीं है, सबको समान अधिकार दिया गया है। अभी सऊदी अरबिया में दोस्तों औरतों को अधिकार मत देने के लिए उन्होंने वहाँ विरोध कर रहे हैं, और ऐसे व्यवस्था है फिर उनको दिया जाता है। ऐसे ही अनेक देश हैं विश्व के जिसमें मत देने का अधिकार महिलाओं को प्राप्त नहीं है। तो इस मामले में हमारा देश बहुत अच्छा है। अब दोस्तों, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक उम्मीदवार ही जो कि ज़्यादा वोट प्राप्त कर यानी ज़्यादा मत प्राप्त कर के जीत गया हो, वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि वही नेता बनेगा उस क्षेत्र का और अपने क्षेत्र के सभी लोगों के प्रति जिम्मेवार होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो उसको वोट नहीं दिया तो वो उसका काम नहीं करेगा, उसको काम करना होगा उसके लिए। अब तीसरा जो पॉइंट है, स्थानों का आरक्षण।
और दोस्तों भारत में जो सामाजिक तौर पे मैंने हमारे जो ऐतिहासिक तौर से समाज में पिछड़े लोग हो गए हैं, मैंने किसी कारणवश से जो पिछड़ेपन की शिकार हो गए हैं, उन लोगों के लिए समाज के एक मैंने जो वर्तमान में जो अच्छे लोग हैं, जो उनका स्तर है मैंने नॉर्मल लोगों का, उस स्तर तक लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि वो भी मैंने उन लोगों के करीब आ सके, जो मैंने जनरल कास्ट वाले जनरल लोग के करीब आ सके। अब ऐसा नहीं है जनरल कास्ट वाले में गरीब नहीं होते, लेकिन यहाँ पे अब उन लोगों को ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम है, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया है। और पहले जो आरक्षण की व्यवस्था थी दोस्तों, यह 1960 ईस्वी तक ही दी गई थी, लेकिन अब यह 25 जनवरी 2030 तक यह बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों इसमें बहुत सारे रीज़न हैं इसके, कुछ तो पॉलिटिकल कारण है, कुछ सोशल कारण है और बहुत सारे कारण हैं, और इसके कारण मैंने बढ़ा दिया गया है 2030 तक। कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं अभी कहीं ज़रूरत भी है उन लोगों को कि उनका अभी और हेल्प किया जा सके। तो लेकिन ये है कि मैंने कभी बाद में ये हट सकता है, भविष्य में ऐसा व्यवस्था हो सकता है। और ये भविष्य मैंने वो बाद की बातें हैं, अभी वर्तमान में ये चल रहा है, आरक्षण व्यवस्था उनको दिया जा रहा है ताकि वो मैंने एक अच्छे लेवल तक आ सके। अब लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जाति जो कि SC होते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, उनके लिए 84 सीट यानी 84 को सीट है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि ST के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड जो ट्राइब होते हैं, उनके लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। अब चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का। प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है, भारत में राज्यसभा तथा राज्यों की विधान परिषदों के, अब देखिए केंद्र पे होता है राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य में होता है मैंने कोई राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, दुई मैंने सदनात्मक व्यवस्था भी होते हैं राज्य में। वैसे इंडिया में 6 राज्यों में है ऐसा व्यवस्था है जहाँ पे विधान परिषद हैं। तो दोस्तों राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से मैंने होता है। अब अप्रत्यक्ष रीति क्या होता है, अप्रत्यक्ष रीति में जो जिसको मैंने हम लोग चुनते हैं जो प्रतिनिधि को, वो प्रतिनिधि हमारे बदले में मैंने वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये जो राज्यसभा है और विधान परिषद है उसमें मैंने वोटिंग करते हैं हमारे बिहाफ पे। हम लोग उसमें वोट नहीं करते, लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं, तो इसलिए उनको हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं। और प्रत्यक्ष निर्वाचन में होता है जिसमें मैंने मतदाता खुद चुने, यानी कि जनता ही खुद चुने, जैसे प्रधानमंत्री का होता है और सारे जो मैंने लोकसभा के मैंने जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि से ही होता है। और जैसे अब राज्य स्तर पे जैसे मैंने विधानसभा का जो चुनाव होता है वो भी प्रत्यक्ष विधि से ही होता है, जिससे मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन में होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया दोस्तों, मैंने बाकी और जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष विधि से ही होती है। इन चारों को छोड़ के राज्यसभा तथा राज्य के विधान परिषद के सदस्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के सदस्य। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है संयुक्त निर्वाचन। अब संयुक्त निर्वाचन का मतलब क्या है दोस्तों, भारत में जो निर्वाचन का जो पद्धति है वो पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पे नहीं है, यहाँ पे संयुक्त निर्वाचन पद्धति के आधार पे होता है। अब पृथक निर्वाचन पद्धति क्या होता है, जैसे दोस्तों जैसे हमारे देश में
मैंने जब अंग्रेज़ थे तो उन्होंने यह बता दिया था कि जैसे मुस्लिम लीग का जो मांग था कि हमारा अलग माने मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए और जिसमें मुस्लिम ही वोट देंगे और मुस्लिम ही प्रतिनिधि होगा। तो उस वैसा अगर व्यवस्था रहेगा तो वो पृथक पद्धति कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अभी भारत में वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें संयुक्त निर्वाचन पद्धति है। इसमें संयुक्त समाज के पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन व्यवस्था है। अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों के लिए जो व्यवस्था है जो पहले आपको बताए थे उसमें एक में था 84 सीट और दूसरा में 47 सीट। अब इन लोगों के लिए उसमें क्या होगा, यहाँ पे प्रतिनिधि तो चुने जाएंगे उसी माने एससी और एसटी के कैंडिडेट ही होंगे, माने खड़ा होंगे मत में। लेकिन जो वोट देंगे माने मतदान देंगे वो खाली एससी एसटी वाले ही नहीं देंगे, उनको सभी लोग देंगे। माने जितने भी उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य होंगे सभी लोग देंगे उन्हीं को, और उन्हीं में से जो माने उनको अच्छा लगे वो उससे चुन लेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो माने चुनाव तो उनका हो गया लेकिन वो जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो पूरे जनता का करेंगे, पूरे अपने निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों को करेंगे। तो इसी व्यवस्था को हम बोलते हैं संयुक्त निर्वाचन पद्धति। पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा और संयुक्त निर्वाचन पद्धति का अनुसरण हो जाता है, यही व्यवस्था है दोस्तों। अब इसका जो नेक्स्ट मैंने पार्ट बनाऊंगा दोस्तों, जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा दोस्तों। फिर थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको PDF चाहिए तो आपको दोस्तों टेलीग्राम पॉलिटिकल विंग्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों, मैं अभी यहीं डाल देता हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।